वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और इस सेशन में, इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं यूनिट IGC1 लेक्चर एलिमेंट 3.4 इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हेल्थ बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करें। तो मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड लीडरशिप के बारे में। तो सिक्योरिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट इज इसेंशियल। सीनियर मैनेजर प्रोवाइड लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सीनियर जो मैनेजर है वो लीडरशिप और मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है। नीड क्लियर पॉलिसी, प्रायोरिटी एंड टारगेट। यानी क्लियर पॉलिसी है, प्रायोरिटी है, अगर टारगेट है तो वहाँ पे बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। कमिटमेंट कास्केड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट जो है, जो कमिटमेंट टॉप पे है वही कमिटमेंट बॉटम पे है, यानी कि सभी कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। रिक्वायर्स विजिबल लीडरशिप, और लीडरशिप जो है विजिबल है, यानी कि सबको दिख रहा है, मतलब कि लीडरशिप जो है विजिबल है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। विजिबल कमिटमेंट क्या होता है, तो आइए जानते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले सुना विजिबल लीडरशिप, आइए जानते हैं विजिबल कमिटमेंट, यानी कि वैसा कमिटमेंट जो कि विजिबल, जो दिखे। तो डेमोन्स्ट्रेटेड बाई बिहेवियर सेफ्टी देमसेल्फ, बिहेविंग सेफली देमसेल्फ। अगर कोई आदमी, कोई लीडर अगर सेल्फ बिहेव करता है जिस तरह वो चाहता है वर्कर्स में, तो ये है, यानी कि वो खुद फॉलो कर रहा है तो अगला फॉलो करना ही करना है। इम्प्रूवमेंट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी, और इन्वॉल्वमेंट, और डे टू डे जो सेफ्टी है उसमें वो इन्वॉल्वमेंट रह रहा है। अटेंडिंग सेफ्टी मीटिंग अटेंड हो रहा है। टेकिंग पार्ट इन सेफ्टी टूर एंड ऑडिट, और वो खुद जो है सेफ्टी के लिए अवेयर है, मतलब कि वो सेफ्टी टूर और ऑडिट जो हो रहा है उसमें खुद इन्वॉल्व है। इससे डेमोन्स्ट्रेट होता है किसी कमिटी या लीडरशिप का कि वो पूरी तरह से विजिबल लीडरशिप है उसके अंदर में। प्रोमोटिंग एक्टिविटी टू इम्प्रूव सेफ्टी और इन्फोर्सिंग द रूल, और वो रूल्स को इन्फोर्स कर रहा है अपने अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने पीपुल काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये क्या है, विजिबल है। केवल पॉलिसी में होना ये विजिबल लीडरशिप नहीं है, आपको उसको करके दिखा रहे हो तो ये विजिबल लीडरशिप है या विजिबल कमिटमेंट है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होता है, तो अगर कोई आदमी रूल कोई ब्रेक करता है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, या किसी तरह का रूल ब्रेक करता है, तो समटाइम रूल आर ब्रोकन, कभी कभी रूल्स को तोड़ा जाता है। एम्प्लॉय में इंडेंजर देमसेल्फ और अदर, एम्प्लॉय जो है अपने आप को और दूसरे को खतरा में डालते हैं। और इग्नोरिंग इशूज दैट कैन रिजल्ट इन इंजरी, जो कि वो जो है उसके चलते इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज डिसिप्लिन टू इन्फोर्स द रूल्स, और इस तरह से कभी कभी वहाँ पे कुछ रूल्स को इन्फोर्स करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, यानी कि उसके प्रति एक्शन लेना, यही क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है। हु वुड यू डिसिप्लिन, किसको आप डिसिप्लिन करोगे, तो ए सुपरवाइजर हु ऑर्डर्स द टीम टू कट कॉर्नर्स सेव टाइम। अगर कोई सुपरवाइजर किसी वर्कर्स को, किसी टीम को ऑर्डर देता है कि आप शॉर्टकट ले लो, मतलब कि आप ये बाईपास करके काम कर सकते हो समय बचाने के लिए, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी को आप ये कर दो, जैसे परमिट टू वर्क, परमिट लेना है आप परमिट नहीं लो, यानी कि इसको बाईपास कर दो जल्दी काम करने के लिए, समय को बचाने के लिए। तो इसको सुपरवाइजर को आपको डिसिप्लिन करने की जरूरत है, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है। रैकलेस फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर, यानी कि फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर है उस रैकलेस, बिना उसके ऊपर जो है केज नहीं लगा हुआ है और उसके बिना काम कर रहा है, तो आप उसको डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। और परसिस्टेंट प्रैंकस्टर और एन ऑफिस वर्कर हु रिपीटली फेल टू वियर PPE व्हेन इन द फैक्ट्री एरिया, और ऑफिस वर्कर जो कि अगर फैक्ट्री एरिया में है वो PPE नहीं पहन रहा है, हेलमेट जैकेट नहीं पहन रहा है,
तो आप उसको उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, यानी कि उसको आप डिसिप्लिन सिखाओगे। ए मेंटेनेंस वर्कर हु डज नॉट आइसोलेट ए मशीन बिकॉज द जॉब वाज ओनली 10 मिनट्स। अगर कोई मशीन पे आप काम करने जा रहे हो तो वर्कर क्या कहता है, 10 मिनट का काम है, इसको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वर्कर्स पे डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए, यानी कि उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। तो ये इसमें हम लोग यही देख रहे थे कि हु वुड यू डिसिप्लिन, किसको आप डिसिप्लिन सिखाओगे, यानी कि आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर वहाँ हो तो आप किसको डिसिप्लिन सिखाने की आवश्यकता है। कॉम्पिटेंट स्टाफ, मैंने पहले ही कॉम्पिटेंट स्टाफ के बारे में बता दिया था। कॉम्पिटेंट मतलब नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कॉम्पिटेंट मैनेजर मतलब क्या, अंडरस्टैंड इम्प्लीकेशन ऑफ देयर डिसीजन ऑन देयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इफेक्ट होगा। और ऑफ्टन वीकनेस। कॉम्पिटेंट स्टाफ मतलब क्या, इनेबल्स जॉब टू बी डन सेफली, जो किसी जॉब को सेफली कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट स्टाफ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आइए जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो इंडिविजुअल एक्टिविटी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है। सबसे पहले जानते हैं कि लिस्ट एज मैनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस एज यू कैन थिंक और स्प्लिटिंग योर लिस्ट इनटू। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है, ये कितने तरह का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और ग्राफिक कम्युनिकेशन। ये 3 तरह का कम्युनिकेशन जो वर्क प्लेस पे यूज़ किया जाता है। वर्बल मतलब कि कोई आदमी आपको आगे टूल बॉक्स टॉक देता है, आपके सेफ्टी के बारे में बताता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन यानी कुछ रिटन आपको एसओपी दिया जाता है, ऐसे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपको दिया जाता है, ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ग्राफिकल यानी कि आप वर्क प्लेस पर देखोगे बहुत सारा साइन बोर्ड वगैरह लगा रहता है, जैसे कि आपको पीपी पहनना है, मैंडेटरी है, और भी बहुत सारे चीज़ जो है आपको वहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये क्या है, वो ग्राफिक कम्युनिकेशन है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वर्बल कम्युनिकेशन का लिमिटेशन और इसका मेरिट्स के बारे में, यानी कि मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानते हैं। तो डिमेरिट क्या होता है, ये लैंग्वेज बैरियर, यानी कि डिफरेंट वर्कर अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। आप जिस रीजन में जाओगे वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भाषा को समझते हैं, तो लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है। अगर आप हिंदी में बोलते हो तो उनको अगर इंग्लिश समझ में आती है तो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो ये एक बैरियर हो गया। और जार्गन यानी कि आप लैंग्वेज में जो सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उनको समझ में नहीं आता है, तो ये भी एक बैरियर है। स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट एंड डायलेक्ट, बैकग्राउंड नॉइस, जो आप कह रहे हो वो अच्छे से वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं। बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा रहेगा तो आपकी बातों को वो नहीं सुन पाएंगे। पुअर हियरिंग, उनका अगर हियरिंग जो है ख़राब हो, मतलब कि उनकी कान जो है पहले से उसमें डिफेक्ट हो। तो एम्बिग्यूटी यानी कि ज़्यादा वो अच्छे से जो उसमें वो सिंपल नहीं हो। मिस इन्फॉर्मेशन, आप अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। फॉरगेट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपको बोलना था वो चीज़ नहीं बोल पा रहे हो। नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और पुअर क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी जो है पुअर हो सकती है क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो उसकी वॉइस, उसकी स्टाइल अलग हो सकती है। और इसका मेरिट क्या है, एक तो ये पर्सनल, आप किसी को पर्सनल भी समझा सकते हो, और क्विक, ये जो है बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को समझा सकते हो। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, यानी डायरेक्ट फेस टू फेस बातें होती हैं। और चेक अंडरस्टैंडिंग, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करके फीडबैक भी ले सकते हो, और यही फीडबैक भी ले सकते हो। शेयर व्यूज, और उसका व्यू भी आप सुन सकते हो, अपना व्यू भी आप दे सकते हो, यानी कि व्यू को शेयर कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कुछ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ दे सकते हो, जैसा बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह का बोलने के साथ कैसा अपने शरीर का हाव भाव आप करते हो, गेस्चर पोस्चर लेते हो, इसका भी इफेक्ट आता है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का लिमिटेशन है, मतलब मेरिट और डिमेरिट है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या मेरिट और डिमेरिट हैं, तो एक तो ये मेरिट है कि परमानेंट रिकॉर्ड बनता है इसका, यानी कि जो आप बोल रहे हो उसका एक रिटन प्रूफ हो जाता है। रेफरेंस आप दे सकते हो यहाँ पे, और कैन बी रिटन केयरफुली बाई क्लैरिटी,
और ये अच्छे से लिखा होता है और आप अच्छे सोच समझ के इसको लिख सकते हो यहाँ पे। और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली चीपली, और ये चीपली जो है वाइडली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि एक लिख के और बाकी कॉपी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, इनडायरेक्ट, यानी कि आप उसके फीडबैक को नहीं लिख सकते हो, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लेता है। और इसमें जार्गन एब्रेशन हो सकते हैं जो कि अगले को नहीं समझ में आए, कुछ ऐसे आप शॉर्ट टर्म का यूज़ कर दो जिसको अगले को एब्रीविएशन नहीं समझ में आए। इम्पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होता है। एम्बिग्यूअस, मे नॉट बी रीड, किसी के द्वारा अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता है, उनको कहीं पढ़ने नहीं आता हो। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर। और रिसिप्ट में नॉट बी एबल टू रीड, और नो इमीडिएट फीडबैक, आपको फीडबैक इमीडिएट नहीं मिलता है। कांट क्वेश्चन, इसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और इम्पेयर्ड विजन, हो सकता है उसका विजन खराब हो, आँख खराब हो, जिससे कि वो अच्छे से पढ़ नहीं सकता है। ग्राफिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो ग्राफिक कम्युनिकेशन जैसे आप देख रहे हैं ये ग्राफिक कम्युनिकेशन है। आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं, एक आदमी जो है क्लीनिंग कर रहा है, तो इस तरह से, या आप कोई पेडेस्ट्रियन है इस वे से जाना है, इस तरह का यहाँ पे इंडिकेशन है, तो ये आप देख के ही समझ जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक तो बहुत सिंपल होता है, लिमिटेशन इसका है, एक्सपेंसिव होता है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और मे नॉट लुक एट, आप इसको देख, कहीं हो सकता है आप नहीं देखें इसको। सिंबल और पिक्टोग्राम में भी अननोन, कहीं हो सकता है कि इस चीज़, जो चीज़ हम समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो हो सबका अलग अलग जो है इसका व्यू हो सकता है। फीडबैक, फीडबैक आपको इसमें नहीं मिलता है, इसमें आप क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। इम्पेयर्ड विजन, अगर किसी का आँख से अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, आई साइट कम है, तो इस चीज़ को वो देख ही नहीं सकता, जिससे कि इन्फॉर्मेशन तो उसको मिलेगा नहीं, कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। और मेरिट आई कैचिंग, ये आई कैचिंग होता है, यानी दूर से ही आप कोई आदमी का इस पर आँख पड़ता है। विजिबल होता है, क्विक इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे मैंने देखा मैं तुरंत बता दिया क्या इसका मतलब हुआ, तो आप तुरंत बता सकते हो। इसका कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यानी कि हिंदी इंग्लिश कोई आदमी अगर चाइनीज़ जापानीज़ कोई भी लैंग्वेज जानता हो तो ये पिक्टोग्राम देख के वो इजीली अंडरस्टैंड हो, यानी कि यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जार्गन फ्री, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और कन्वे मैसेज टू ए वाइड ऑडियंस, और ये बहुत लोगों को एक साथ जो है वो मैसेज दे सकता है। तो ये कुछ जो हमने आज पढ़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो रिटेन और वर्बल और ग्राफिक के बारे में, सबके कुछ मेरिट और डिमेरिट्स हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे हाउ टू गेट मैसेज अक्रॉस, आपको बहुत वाइड एरिया में फैलाना है, बहुत लोगों के पास फैलाना है, तो आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो। तो इसमें क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं, जो कि वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं जिसमें सभी वर्कर जो है आके पढ़ते हैं उसको। तो ये एक मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग हो गया। पोस्टर एंड वीडियो, पोस्टर और वीडियो से भी हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं मैसेज को, मतलब मैसेज को ही फैलाते हैं। टूल बॉक्स टॉक, जो मतलब कि वर्कर्स को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं किसी वर्क के बारे में। और मेमोज एंड ईमेल और मेमोज के द्वारा भी हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। और वर्कर हैंडबुक, और एक हैंडबुक बनाते हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का हैंडबुक बनाया, उसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग करने का मेथड्स हैं। तो कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन, अब मान लीजिए ये कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन क्या होता है, तो ऑफ्टन ए लीगल रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट विथ वर्कर, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होता है कि आप वर्कर से कंसल्ट करो, उनकी परेशानी को जानो, क्या प्रॉब्लम है उनको इसके बारे में डिस्कस करो। तो ये ऑफ्टन ए लीगल रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट विथ वर्कर। तो कंसल्टेशन इज टू वे प्रोसेस, कंसल्टेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, मतलब कि आप अपनी बात को कहते भी हो और उसकी बात को सुनते भी हो, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन हो गया। और तो मैनेजर इन्फॉर्म वर्कर्स फॉर ऑफ प्लान, तो मैनेजर जो है वर्कर को इन प्लान के बारे में बताता भी है। और लिसन टू एम्प्लॉय कंसर्न, और उनका भी जो है कुछ जो उनके बारे में उसकी चिंता है या जो परेशानी है वो उसकी बातों को सुनता है। तो ये एक ध्यान देने की बातें हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो जो हमारा कंसल्टेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन है। तो मेथड ऑफ कंसल्टेशन क्या है, तो डायरेक्ट कंसल्टेशन, तो डायरेक्ट कंसल्टेशन में क्या करता है, एम्प्लॉयर टॉक टू ईच वर्कर रिजॉल्व इशू, एम्प्लॉयर जो है सभी वर्कर्स से बारी बारी से बात करता है और जो भी इशूज है, जो भी परेशानी है उसको रिजॉल्व करता है, मतलब कि सॉल्व करता है। थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव,
जो भी वहाँ पे वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि वहाँ पे जो भी कमिटी है या उनका कोई मेंबर है, तो इस तरह के थ्रू वर्कर रिप्रेजेंटेटिव यानी कमिटी इज फॉर्म टू प्रिवेंट वर्कर्स रेगुलर मीटिंग टू डिस्कस एंड रिजॉल्व इशू एंड मेंबर्स में हैव राइट इन लॉ। तो इस तरह से उसके थ्रू जो है कंसल्टेशन हो सकता है। टिपिकल इशू टू कंसल्ट ऑन, किस किस इशू पे कंसल्ट करना है, ये टिपिकल चीज़ें देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेजर अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई नया कंट्रोल मेजर्स आपने लिया तो जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट कर रहा है, तो इस पर आप कंसल्टेशन करें, मतलब कंसल्ट करें वर्कर से या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव से। जैसे रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे 10 वर्कर है उसमें से एक लीडर बनाया गया, वो एक वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो सभी वर्कर से कंसल्ट करने के जगह पे आप रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट कर लें तो हो जाती हैं बातें। तो ये जो है कुछ टिपिकल इश्यूज हैं जिस पे ये कंसल्ट करना चाहिए कि आप नया सेफ्टी मेजर ले रहे हो तो वो क्या सही है कि नहीं, इससे आपको वर्कर्स को के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडवाइजर्स, आप अगर न्यू एडवाइजर्स को अपॉइंट कर रहे हो तो कंसल्ट करें हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्लान, और ट्रेनिंग प्लान को आप चेंज कर रहे हो, नया हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान ला रहे हो, ट्रेनिंग प्लान ला रहे हो, तो आप एक बार कंसल्ट करो। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आप कोई नया टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो आप वर्कर से कंसल्ट करें, बात करें, डिस्कस करें कि या ये सही है या गलत है, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो कंसल्टेशन है ये वर्कर्स की लीगल रिक्वायरमेंट भी है, मैंने पहले भी बता दिया हूँ। ILO का जो रिकमेंडेशन और कंसल्टेशन है, सॉरी कन्वेंशन जो है, उसमें ये बातें कहता है कि वर्कर्स की जो राइट है कि वो किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉपिक्स पे वो कंसल्ट करें एम्प्लॉयर्स के, या एम्प्लॉयर भी उनसे कंसल्ट करें। तो कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन, तो कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन बात है। निगेटिव कल्चर में क्या होता है, इन्फॉर्मिंग और डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है। मतलब निगेटिव कल्चर में वहाँ इन्फॉर्मिंग नहीं होता, और जो अप्रोच होता है वो डिक्टेटोरियल टाइप होता है, मतलब कि उसमें जो है जैसे का डिक्टेटरशिप होता है टाइप का, जैसे कि उसमें तानाशाही टाइप का होता है, अप्रोच होता है। और पॉजिटिव कल्चर में डिक्टेटोरियल में क्या होता है कि मतलब कि हमने आपको जो कहा वो करना ही करना है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, तो ये नेगेटिव कल्चर में होता है। और पॉजिटिव कल्चर में क्या होता है कि कंसल्टेशन होता है और वर्कर इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, उसमें वर्कर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे कि उनको एक तो वहाँ पे ऑनरशिप टाइप का लगेगा और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब आइए जानते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो इसके पहले मैं बहुत बार चर्चा किया ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग मतलब होता क्या है, तो इस स्लाइड में उसके बारे में जानेंगे ट्रेनिंग क्या होता है। तो ट्रेनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इज, तो ट्रेनिंग का डिफिनेशन देते हैं, द प्लान फॉर्मल, पहले से प्लान किया हो, फॉर्मल हो, ऑफ एक्वायरिंग यानी कि इकट्ठा करना, प्रैक्टिसाइजिंग यानी कि प्रैक्टिसाइजिंग करना, नॉलेज एंड स्किल इन रिलेटिवली सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि प्लान एंड फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग नॉलेज एंड स्किल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। यानी किसी काम को करना है तो उसमें हम लोग एक प्रोसेस है जिसमें हम उसके बारे में एक नॉलेज को एक्वायर करते हैं और प्रैक्टिसाइज कराते हैं स्किल को, कि आपको ऐसे काम करना है, आप करके देखिए इसको। तो ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग इज की ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, और ये कोई भी व्यक्ति अगर कॉम्पिटेंट है तो ये उसका की कंपोनेंट है, यानी कि कॉम्पिटेंस का 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे, उसमें ये ट्रेनिंग कंपोनेंट है। और ट्रेनिंग ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, और इसका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिहेवियर पे। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर्स ट्राई टू डू देयर जॉब बाई कॉपिंग अदर इंक्लूडिंग देयर बैड हैबिट और डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज बेस्ट। ये विदाउट ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो नया वर्कर आता है उसी कॉपी करता है, अगर उसमें बैड हैबिट होगा तो वो बैड हैबिट को भी कॉपी करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, और लेकिन अगर ट्रेनिंग आप देते हो तो उस काम को वो बेस्ट तरीके से करेगा। तो ये होता है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं देते हो और ट्रेनिंग देते हो
तो ये ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स अंडरस्टैंड, ट्रेनिंग देने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो हजार्ड एंड रिस्क को कंट्रोल हो जाता है, अंडरस्टैंड होता है कि वो हजार्ड्स क्या है, इसके कंट्रोल्स, इसके रिस्क क्या क्या है वो समझ पाता है, रूल एंड प्रिकॉशन को समझ पाता है, और इमरजेंसी प्रोसीजर को समझ में आता है उसको ट्रेनिंग में, और लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन है वर्कर्स को ट्रेनिंग में समझ में आता है। जैसे कि कोई आदमी अगर कोई ग्राइंडर पे काम कर रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में, तो आप समझ लीजिए अगर वो ग्राइंडर से काम कर रहा है तो उसको पता हो जाता है कि इसमें क्या हजार्ड्स है और क्या रिक्स है इसमें। जैसे हजार्ड्स क्या है, तो ये जो मूविंग ब्लेड्स है वो एक हजार्ड्स है, अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो हाथ जो है कटने का चांस होता है, यानी कटिंग हैंड। तो ये क्या रिक्स है और किस रूल से कैसे काम करें, तो उसमें गार्ड लगा होना चाहिए, प्रॉपर पीपी होना चाहिए, यानी कि डस्ट बाहर आ सकता है, और डस्ट मास्क लगे होने चाहिए। तो ये रूल और प्रिकॉशन को इमरजेंसी पुलिस अगर सपोज किसी तरह का इंजरी हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए इमरजेंसी पुलिस, यानी कि फर्स्ट एड, यानी कि एम्बुलेंस को कॉल करो, तो ये उसको पता हो जाए। और लिमिटेशन है रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इस ग्राइंडर से ये कहाँ किस क्या क्या काम कर सकता है उसको ये पता हो जाता है। यानी कि ट्रेनिंग में ये 4 चीज़ें जो है उसको अच्छे से समझ पाता है। और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, व्हेन डू यू नीड टू ट्रेन, कब आपको मतलब कि लगता है कि ट्रेनिंग देना चाहिए, तो आइए जानते हैं आपको कब कब ट्रेनिंग देना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक तो इंडक्शन ट्रेनिंग, अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है बाहर से, आप उसको अपॉइंट करते हो, तो कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है आपकी कंपनी को, तो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग आपको उस समय इंडक्शन ट्रेनिंग देने की जरूरत है। किसको, तो फॉर न्यू एम्प्लॉय को। अगर जॉब चेंज होता है, न्यू हजार्ड फॉलोइंग ए चेंज इन जॉब, तो अगर जॉब चेंज होता है तो उसको ट्रेनिंग चाहिए। प्रोसेस चेंज होता है, किसी तरह का चेंज हो तो उसको ट्रेनिंग चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी चेंज हो, अगर रूल्स चेंज हो गया, लेजिस्लेशन चेंज हो गया, आपके कंट्री का लॉ चेंज हो गया, या तो इस तरह के कोई भी चेंजेज आते हैं तो आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, आइए जानते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किसको किसको ट्रेनिंग है, किसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है उसके बारे में जानते हैं। फैक्टर्स टू कंसीडर इंक्लूड द टाइप एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का टाइप एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम हो रहा है, इसके अनुसार उनके लिए इंडिविजुअल उस तरह का ट्रेनिंग चाहिए। हजार्ड एंड रिस्क प्रोफाइल, आपके कंपनी में किस तरह का हजार्ड और रिस्क है उसके अनुसार उसके लिए ट्रेनिंग दीजिए। ऐसा नहीं कॉमन ट्रेनिंग है, जिस तरह का वहाँ पे हजार्ड और रिस्क अवेलेबल है उस तरह का उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। एक्सीडेंट हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आप एक्सीडेंट हिस्ट्री देख लें, रिकॉर्ड बुक देख लें आप, वहाँ पे जिस तरह का अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ हो उस पर ज़्यादा ट्रेनिंग दे दें, आप उस तरह का ट्रेनिंग दें ताकि हजार्ड्स को एक्सीडेंट रेट को कम किया जा सके। और लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रीवियसली प्रोवाइडेड टुगेदर विथ द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हैज़ बीन ट्रेंड एंड व्हेन, और पहले किस तरह का ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराया जा चुका है और कौन कौन से एम्प्लॉय बचे हुए हैं, इसको देख के आप पता कर सकते हैं किसको किसको ट्रेनिंग देना है। और पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, और ट्रेनिंग होने के बाद आपको क्या क्या मेंटेन करने चाहिए, तो आपको मेंटेन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और क्यों, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप ट्रेनिंग को रिकॉर्ड को मेंटेन करें, हु अटेंड व्हिच सेशन एंड व्हेन। इससे आपको आगे भी जब एनालिसिस करेंगे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, तो आपको पता चलेगा कौन कौन वर्कर जो है ट्रेनिंग ये कर चुका है और कौन कौन सा वर्कर जो है बाकी है उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे। कैरी आउट इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस, तो वो ट्रेनिंग जो है कितना इफेक्टिव रहा इसके बारे में आप जान पाओगे। लुक फॉर इंडिकेटर सच एज, अब जब ट्रेनिंग हो जाए तो आप देखोगे कि क्या इंसिडेंट रिड्यूस हुआ, अवेयरनेस उनमें इंक्रीज हुआ, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस विथ रूल्स, क्या रूल के साथ कंप्लायंस जो है इम्प्रूव हुआ। अगर ये सभी हुआ तो आप बाद में भी पता कर पाओगे, इवेल्युएशन कर पाओगे। तो ये जो है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद एक तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और आप इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हो। न्यू एम्प्लॉय इंडक्शन टॉपिक, अगर नया कोई एम्प्लॉय आता है तो किस तरह का टॉपिक पे आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे। तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, आपकी कंपनी का पॉलिसी क्या है, किसी कंपनी में इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट एड का क्या अरेंजमेंट है, कंपनी में वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या है, जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर,
सैनिटरी कन्वीनियंस या रेस्ट रूम, इस तरह का कैंटीन, इस तरह का क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपकी कंपनी में, आप बताओगे। सेफ मूवमेंट, यानी कि सेफ मूवमेंट, कैसे आप वर्क प्लेस पे सेफली जाओगे और आओगे, इसके बारे में। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे तो इसका रिपोर्टिंग कैसे होगा, इसके बारे में बताते हो। कंसल्टेशन अरेंजमेंट, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप किससे बात करोगे, इसके बारे में बताते हो। सेफ्टी रूल्स के बारे में बताते हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई के बारे में बताते हो, किस वर्क के लिए कौन सा पीपीई रिक्वायरमेंट है। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स के बारे में आप अपने कंपनी का बताते हो। और रिस्क असेसमेंट सिस्टम का, यानी कि रिस्क असेसमेंट कब करना है आपकी कंपनी में, ये सभी चीज़ों के बारे में एक नए एम्प्लॉय को बताते हो, ताकि वो पूरी तरह से ट्रेंड हो सके और अवेयर हो सके किसी तरह का हजार्ड्स और रिस्क के बारे में। तो इस सेशन में इतना ही। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस है जिसको आप रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स में। हाउ कैन डायरेक्टर मैनेजर डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, पहला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका रिप्लाई करो। व्हाट आर द 3 डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड दैट आर यूज्ड, कौन कौन सा कम्युनिकेशन मेथड है जो कि यूज होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग, इसमें क्या होता है, जैसे कंसल्टिंग जो है 2 वे प्रोसेस है, 2 वे कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मिंग 1 वे कम्युनिकेशन है। मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से रिप्लाई करें। तो इस सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट IGCA 1 एलिमेंट 3.4 3.5 इमरजेंसी प्रोसीजर है, जो कि इस यूनिट का इस एलिमेंट का ये लास्ट लेक्चर रहेगा। और आई होप आपके ये पिछले वाले लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, नमस्कार।